जाते जाते भी इस कैबिनेट की तरफ से कई तोहफे पाकिस्तान को मिले हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि इस्लामाबाद में बड़ी गहमा गहमी थी जी। एक हफ़्ते में बहुत सारी मुलाकातें और अलविदाई तकरीबात, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकातें करें। दूसरी तरफ जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक इंदिया दिया है कि किस तरह एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, एक विजडम आ रही है। और उन्होंने कहा कि जी ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब इस किस्म के फ़ैसले करें, इस किस्म की चीज़ें करें कि आने वाली सियासत पे मस्बत असरात पड़ें। और मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो सियासत होगी आने वाली सालों की दहाइयों की, उसमें ज़रा तब्दीली आए, वो अच्छी सियासत होगी। अच्छा, इसमें दो पहलू लोगों ने बड़े उस पर पुरजोर एक तो निशानदेही की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों जमातें शायद ये तसव्वुर करती हैं कि इनके अलावा थर्ड एंट्रेंट नहीं हो सकता। मौजूदा जो PTI के हालात हैं उनको देखकर लगता भी ये है कि PTI प्रॉबेबली हैज़ बिन एलिमिनेटेड। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि हालिया होने वाले तमाम इलेक्शंस में, जबकि पार्टी की इतनी अबतर हालत है, लोग छोड़ के जा चुके हैं, लोगों ने अलग जमातें बना ली हैं, चेयरमैन के ऊपर 3 साल की कैद और 5 साल की पाबंदी लग चुकी है, इसके बावजूद PTI का वोट बैंक क्या इंटैक्ट है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा जिसको हम लेके चलने की कोशिश करेंगे। कल एक अलविदाई तकरीब के बाद तमाम कैबिनेट मेंबर्स ने, जो कि एक बहुत बड़ी क़यादत है, बहुत बड़ा नंबर है, उनकी एक साथ तस्वीर भी हमने देखी और ये तस्वीर भी ये निशानदेही कर रही है कि वो समझते हैं कि साल भर में बड़े खुश उसलूबी से हुकूमत को संभाला गया है और ख़ास तौर पर मईशत को संभाला दिया गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि आवाम के लिए एक बुरी खबर ये है कि हुकूमत ने जाते जाते भी सार्फिन पर एक और वार कर दिया है। इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹2.41 फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी गई है। तो जी मुबारक हो आपको। जाते जाते समरी भी ₹19.95 पे कहा जा रहा था कि जब पेट्रोल की प्राइस फ़ी लीटर बढ़ रही थी तो आंखों में आंसू थे वज़ीर आज़म साहब के, लेकिन ये करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि अभी भी हमारी आबादी कितनी है उसको गिन नहीं पा रहे हैं। लोगों ने सवाल तलब किए हैं, ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से भी सवालात तलब हो रहे हैं कि अगर सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में एक छोटा सा इजाफा आबादी का दिखाया जा रहा है, जबकि सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में नंबर्स थोड़े घटते हुए दिखाए जा रहे हैं। क्या ये रूरल टू अर्बन की मूवमेंट है? अगर ऐसा है भी तो भी समझ नहीं आ रहा कि नंबर्स किस तरफ जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, जबकि जो अनऑफिशियल नंबर्स हैं वो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कराची की जो आबादी है वो 5 करोड़ से तजावुज़ कर गई। इस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं और बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन कि पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म कौन होंगे, ये निगरां सेटअप क्या होगा। धड़ाधड़ हमने देखा कि गुज़िश्ता एक महीने में 53 से ज़्यादा, 53 के बाद तो मेरी गिनती ख़त्म हो गई थी, 53 बिल्स तो पास किए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि निगरां सेटअप के बारे में कोई मशावरत, कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि मशावरत हो ही नहीं रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ैसला नहीं हो पा रहा। यहाँ तक भी बात की जा रही है कि फ़ैसला ना होने की सूरत में क्या शहबाज शरीफ साहब ही निगरां वज़ीर आज़म के तौर पे कंटिन्यू करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की दूसरी जमातों का क्या मौक़िफ़ होगा? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ नज़ीर लगाई साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? मुझे ये बताइए, $1 मिलियन क्वेश्चन सबसे पहले इसी से शुरुआत में सबसे कर रही हूँ, निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन होगा? कल खास से इंडिया आ चुके हैं जी। जो अपना जिलानी साहब गए हैं और जाकर उन्होंने मुलाकात की है। अच्छा, ये मुल्तान के जो सियासत में जाते हैं वो गिलानी हो जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी और अदलिया में जाते हैं वो जिलानी हो जाते हैं। तो जलीलाबाद जिलानी यानी ये एक हर्फ का जो फ़र्क है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है अक्सर में सियासत पे। उसका भी सबब है। बेचारे अरब जो है ना वो गाफ की प्रोनाउंसिएशन कर नहीं सकते हैं। जी जी। अरबों में जाना होता है तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको जाना होता है, अदलिया के लोग भी जाते हैं तो उनको गिलानी कहने में मसला होता है, तो जिलानी बन जाते हैं ये। और ये होते हैं ब्यूरोक्रेसी और इसमें अदलिया में, लेकिन जो सियासत में होते हैं वो गिलानी रहते हैं, क्योंकि अवाम को गिलानियों का पता है तो वो अवाम के साथ जो राब्ते में होते हैं वो गिलानी कहलाते हैं, और जो खवास के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ राब्ते में होते हैं जिलानी कहलाते हैं। कल उन्होंने मुलाकात की है और उनका नाम भी कल से गर्दिश कर रहा है। इस वक्त जो है मेरे ख्याल में जो हफीज शेख साहब हैं वो किसी हद तक पसे पर्दा चले गए हैं। उनका नाम
और जो बाकी नाम लिए जा रहे थे वो हवाई जो है खबरें उड़ाई जा रही थी, जी और असल नाम क्या निकलता है ये आज पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एज़ वी नो नेशनल असेंबली स्टैंड्स डिज़ॉल्व्ड। कल एक आखिरी तस्वीर भी तमाम वज़ारी यानी वफाकी वज़रा के साथ आ गई प्राइम मिनिस्टर साहब की, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको यानी जो 16 माह का उनका टर्म था, अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान भी गर्दाना। मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में ये अवाम का ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान था या प्राइम मिनिस्टर साहब का? प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या हुआ? उन्हें जुकाम भी नहीं हुआ, उन्हें नज़ला भी नहीं हुआ, उन्हें तो खांसी भी नहीं हुई, उन्हें तो जो है खुदा ना खास्ता ना करे अल्लाह ताला, अल्लाह कभी भी उन्हें जो उनकी सेहत ख़राब ना करे, लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। उनको खाना भी वक्त पर मिला, नाश्ता भी वक्त पर मिला। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके आसाब का एक बहुत कड़ा इम्तिहान था, और यकीनन हम देख रहे थे कि बहुत सिचुएशन, जैसे उन्होंने कहा कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। जिनके आसाब जो है उनका सिस्टम गड़बड़ होता है, जिनके आसाब पर दबाव होता है, वो ऐसे नहीं होते हैं। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छे भले हैं और इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आवाम की हर चीज़ उनसे छीन ली गई है। इस मुल्क की जो आबादी जो एक कसीर आबादी है, उससे उसके हाथ में कुछ नहीं रहा है, और जिन जो हैव्स हैं उनके पास सब कुछ है। ये सारी लूटमार कहाँ चली गई? ये सारी की सारी दौलत जो थी वो कहाँ चली गई? जाहिर है वो दौलत इन्हीं के पास गई है ना, हुक्मरान तबके के पास, अशराफिया के पास चली गई है। जो अशराफिया हमारा जागीरदारों का है, सनतकारों का है, सरमायादारों का है, और जो सर अब तो सरमायादारों के पास भी कुछ नहीं बचा। यानी देखें, सरमायादार अगर सरमाया लगा कर नौकरियां देते हैं, आप ख़ुद देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हमारा तिजारती हल्का है, जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, उनको सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया कि टेक्सटाइल सेक्टर की सिर्फ एक्सपोर्ट्स में 3 बिलियन की कमी आई है, और यकीनन जो आपने जैसे कहा कि जो ज़र मुबादला था, आप इंटरनेशनल मंडी में तो आप डॉलर में चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन डॉलर और रुपए की कीमत के बाद अब तो उनके असास से भी बहुत एक ड्रास्टिक हिट ले चुके हैं। आपको पता है एक बहुत बड़ा कैपिटल फ्लाई कर गया है जी। मुल्क आपके यहाँ से गुज़श्ता कई दहाइयों से आपके यहाँ पैसा फ्लाई कर रहा है, और उसको आपने खुद हमने यहाँ से मजबूर किया है कि अपना पैसा यहाँ से ले जाए। ये फलां अमन कमेटी बनी हुई है, फलां पार्टी बनी हुई है, फलां ग्रोह बना हुआ है, फलां जमात बनी हुई है। ये बैठकर अपने बच्चे के लिए जब पहुंचते थे तो उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो इस कारोबार को, चले गए। उन्होंने जाकर बांग्लादेश में किया, और बांग्लादेश अब इस वक्त जो है एक बड़ा सनती मुल्क बना हुआ है हमारे रीजन में, और भी जाता है। आप अफ्रीका में देखें, कई अफ्रीका के ममालिक ऐसे हैं जहाँ के अमीर तरीन लोग पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, कई अफ्रीकी ममालिक में, और उनके पास वहाँ अपनी सनतें वहाँ लेकर गए हैं, और उन्होंने अपनी जो पैसा है वो वहाँ शिफ्ट किया है। बिल्कुल, तो पैसा वहाँ चला जाता है जहाँ उसके लिए माहौल मुआफिक होता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और बड़ी अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी और आपसे बात करूँगी। मुझे बताइए कि 2008 में ज़रदारी साहब की हुकूमत थी। 2013 के इलेक्शन से पहले जब ये हुकूमत ख़त्म हो रही थी, आपने देखा होगा कि बहुत ही फ़ैन फेयर के साथ, बड़े धूम धड़क्के के साथ हमने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट साइन किया था। इस वक्त सूरत हाल ये, आज की शह सुर्खियों की तरफ अगर मैं देखती हूँ, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने जो सर्व किया है नोटिस, क्योंकि इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के ऊपर कुछ लाजिम चीज़ें थी, कुछ कंडीशंस थी कि उसने इन पैराहों को पूरा करना था। ईरान ने कहा कि हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन को जोड़ना था और चीज़ें आगे बढ़नी थी। मुसद्दिक मलिक साहब ने जाते जाते जी इनको फोर्स डी मेजोर का नोटिस सर्व किया है कि भाई गैर मामूली सूरत हाल है, जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान अपना काम नहीं कर पाया है, लेकिन ईरान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और 2 से 5 साल की मज़ीद इसको एक्सटेंशन दे रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या फोकस होगा? 2013 से लेके अब तक 10 साल गुजर गए हैं, इस पाइपलाइन के मंसूबे में कोई पेशरफ नहीं हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? देखिए, मैंने ये बात की थी, जनाब नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने मेहरबानी ये की थी कि काबीना के इजलास में कुछ गैर वज़ीरों को बुलाया था, जो बिल्कुल फ़कीरों, मुझ जैसा फ़कीर भी था वहाँ पर, और उन्होंने काबीना के इजलास में खुली बात होती रही। तो मैंने उनसे 2-3 बातें की थी। मैंने कहा था कि उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये 2013 जब 13 में आए थे, ये 2013
में आए थे, तो उस दौरान की बात है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब ईरान जो है वो आपको पैसे दे चुका है, मगर आप ईरान को गंदम नहीं दे रहे हैं। सही। और दूसरी बात मैंने उनसे की थी कि ईरान और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है उसका वॉल्यूम $15 बिलियन से बढ़ चुका है, और तुर्की का और पाकिस्तान तुर्की का और इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो भी $20 बिलियन से बढ़ चुका है। अफगानिस्तान और इंडिया का जो है $5 बिलियन से बढ़ चुका है, और हमारा किसी भी पड़ोसी से 500 मिलियन का भी नहीं, आधे बिलियन का भी नहीं है। ईरान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ तो है ही नहीं जी। तो अब आप जो है वो ये क्या सूरत है, और फिर ये कि आप ईरान को उसकी गंदम नहीं दे रहे हैं, आप पैसे ले चुके हैं और पाइपलाइन आपके दरवाजे तक वो लेकर आ गए हैं जी। अब आप पाइपलाइन नहीं बिछा रहे। तो उन्होंने अपने 2 वजीरों की तरफ देखा था, शाहिद खाकान अब्बासी और अपना खुरम दस्तगीर की तरफ जी। और उनसे पूछा था भाई ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी ईरान पर पाबंदियां हैं और हम ईरान के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आलमी पाबंदियां जो है हमारा ताक़ुब करेंगे। तो उसी वक्त ये बात मैंने भी की थी और लोगों ने भी की थी कि भाई इंडिया के साथ वो इंडिया तो मुतासिर नहीं हो रहा है इन पाबंदियों से, आपके मुतासिर होंगे। तो इसका कोई जवाब नहीं था और हमारे हुक्मरान सिर्फ इशारे के मुंतजर होते हैं, अपनी गर्दन काट कर या हमारी गर्दन काट कर उनके हवाले करने को तैयार होते हैं। नज़ीर साहब, ये आपने बड़ी अहम यहाँ पे इंकशाफात किए हैं कि हमारी जो कंसिडरेशंस होती हैं वो अलग होती हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब का जो बयान था कि हम चाहते हैं कि ज़रदाई साहब और नवाज शरीफ साहब बेहतर फ़ैसले करें ताकि अब ज़्यादा मस्बत सियासत हो पाए, जिसका मैंने शुरू में कहा कि वो किसी और तीसरी जमात, किसी और पॉलिटिकल सियासी क़ुव्वत को पाकिस्तान के मैदान में सरगर्म नहीं देखते हैं, और ये अच्छे फ़ैसले क्या होंगे जिसके मस्बत असरात बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरीम नवाज साहिबा की सियासत पर पड़ें? अब क्या वो फैसले तो ख़त्म हो चुके हैं, इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया, अब क्या अच्छे फैसले किए जाएंगे? ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि तीसरी क़ुव्वत को भरा गया, मैनिपुलेट किया गया, इंजीनियरिंग की गई, सब कुछ किया गया, तीसरी क़ुव्वत बनाएगी। लेकिन तीसरी क़ुव्वत जो है वो तो और ही चीज़ निकली जो खुद उनके लिए बड़ा एक मसला बन गया, अज़ाब बन गया। तो हम कह रहे हैं कि हमने इससे सबक ये सीखा है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल में देखा जाए और किसी जमात की गुंजाइश नहीं है। आप कह रहे हैं? नहीं, ज़रूर देखा जाए और ज़रूर अवामी क़ुव्वतों को आना चाहिए, गमलों में नहीं आना चाहिए। सर, अवामी क़ुव्वत तो अभी भी नजर ही आ रहा है, PTI इतने बुरे हालात के बावजूद भी इलेक्शन में बाजी ले जा रही है इनसे, जो भी एक आध इलेक्शन होता है। जो एक साबिक होते थे सरबराह बानी MQM के, वो भी अब भी कह दें, किसी एक जगह पर भी कह दें कि यहाँ से उसके हक में वोट दिया जाए तो पूरे का पूरा वोट बैंक जो उधर चला जाएगा। आप क्या समझते हैं? तो फिर इसका मतलब है जमहूरियत की डेफिनेशन पाकिस्तान की बहुत फ़र्क है, यानी अवाम की राय इसमें होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें ये खुशगुमानी नहीं है कि हम जो है आज़ाद सियासी फिजा में सांस लेते हैं, हमें कोई खुशगुमानी नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम बातें हैं, ज़ुमाइनी बातें हैं, जितनी इजाज़त है उतनी बातें हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 16 माह में पाकिस्तान का नुकसान बहुत हुआ है। पाकिस्तान की अगर हम बैनुल-अक़वामी साख को भी देखें, वहाँ पे भी हद पड़ा है, आवाम की हालत आपके सामने है, महंगाई अपने अरूज पर है, और वो जो अनसर्टनटी है ये हमें अभी भी नज़र आ रहा है कि प्रिवेल करती है। आने वाला दिन क्या दिन दिखाएगा, और ख़ास तौर पे निगरां वज़ीर आज़म और हुकूमती सेटअप क्या होगा। इलेक्शन की तारीख ऑलरेडी ये ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि मौखर यानी इसमें इल्तवा होगा। लेट्स सी हाउ दिस गोज़।